अच्छा भाई, तो हमने क्या करना है, equation has complex root, write a program that user to input the value of coefficient of x square, the b or and c and output the roots of quadratic equation। तो हमने अब या तो इसके अंदर ये बता दो सिर्फ कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो क्या होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर इक्वल होंगे, सिर्फ ये आउटपुट दिखा दें, या आप कैलकुलेट करके भी दिखा दें, इस इक्वेशन में कैलकुलेट तो हो ही जाएगा। तो अगर मुझे सिर्फ रूट बताने होंगे तो मैं सिर्फ क्या मालूम करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करूंगा, ये वाली चीज मालूम करूंगा, बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि यही मुझे बताता है कि भाई हमारे जो रूट्स हैं, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू क्या आ गई तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो मैं इसको वेरिएबल में भी सेव कर देता हूँ, क्या कहता हूँ भाई, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसका जो भी जवाब आएगा वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। तो मैं यहाँ फंक्शन बना देता हूँ ना डिस्क्रिमिनेंट का। अब तो हम फंक्शन पढ़ चुके हैं तो हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या रिटर्न करवाता हूँ मैं, रिटर्न अगर बी स्क्वायर, ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, ग्रेटर देन, कितना हो जाए अभी, 0 हो जाए, तो रूट्स कैसे होंगे भाई, रियल रूट्स होंगे। एलिफ अगर रूट्स जो हैं वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होंगे भाई, इक्वल रूट होंगे, वरना कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, ठीक है। बस इतना सा काम करना था यार। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट का फंक्शन कॉल करता हूँ और इसको ये तीन वैल्यूज जो हैं a कॉमा बी कॉमा सी, ये तीन वैल्यूज जो हैं वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से भेज दूँ मैं वैल्यूज, ठीक है, a की वैल्यू मैंने 1 भेज दी है, c की वैल्यू 2 भेज दी है और b की वैल्यू मैंने 5 भेज दी है। वो घर पे ट्राई कर लेना जल्दी से, ठीक है। अब ये क्या हमें रिटर्न करने वाला अभी, रियल रूट। b अगर बड़ा है तो फिर तो रियल हो जाएगा, लेकिन b की वैल्यू छोटी है, a की बड़ी है या c की बड़ी है, तो फिर ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं और यहाँ पर 5 कर दूं तो फिर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होगा, ठीक है, यही था। और तो कोई नहीं रुका हुआ, सब हो गए। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फंक्शंस, हाँ, रिटर्न पढ़ लिया था, रिटर्न समझ में आया, और फंक्शन का हमने छोटा मोटा काम भी जो है वो करके देख लिया, किस तरह हम विद फंक्शन टू फंक्शन जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो कर लेते हैं, कि फंक्शन एक दूसरे को जो है वो कॉल कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शंस के बाद हम पढ़ने वाले हैं आज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हम अपने मॉड्यूल जो हैं उनको डेवलप करते हैं, अपने मॉड्यूल्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपने मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं। मॉड्यूल होता क्या है, देखो बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैथ्स का मॉड्यूल इस्तेमाल कर लिया, ठीक है,
और इसी तरह हमने इंपोर्ट डेट टाइम मॉड्यूल इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट ओएस का मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। ये सब बने बनाए मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, मॉड्यूल के अंदर पहले से बने हुए फंक्शंस होते हैं, क्लासेस भी हो सकती हैं, ठीक है, और दूसरा मॉड्यूल भी हो सकता है। एक मॉड्यूल क्या है, एक फाइल है जिसके अंदर बिल्ट इन मौजूद होते हैं क्या, मेथड्स, फंक्शंस मौजूद होते हैं, क्लासेस भी मौजूद होती हैं, अभी क्लासेस पढ़ी नहीं है हमने, और उसके अंदर कोई दूसरा मॉड्यूल भी हो सकता है, कोई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जिसमें डाटा जो है वो रखा हुआ हो। ठीक है बात। तो अब हम क्या करते हैं, मॉड्यूल बनाने के लिए, जैसे ये हम इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल को, इंपोर्ट करने के बाद मॉड्यूल के अंदर मौजूद एवरीथिंग हमें क्या हो जाती है, एक्सेसिबल हो जाती है। मॉड्यूल में मौजूद हर चीज एक्सेसिबल हो जाती है। मैथ डॉट इसी तरह मैं यहाँ पर करूँ ओएस डॉट, तो ओएस के सारे फंक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरह डेट टाइम, जैसे मैंने कहा डेट टाइम डॉट डेट टाइम नाउ, अभी वो मेरे सिस्टम से टाइम और डेट जो है वो मुझे फैच करके लाके दे देगा। तो ये सब कुछ जो है वो किसके अंदर बना हुआ है, पहले के से लाइब्रेरी के अंदर जो है वो मौजूद है। क्लियर है बात, मॉड्यूल की बात समझ आ रही। अब हम अपना मॉड्यूल जो है वो कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल बनने के लिए हमारे पास फाइल जो है वो पाइथन फाइल होनी चाहिए। कौन सी फाइल, तो ये जो भी हम कर रहे हैं ये कौन सी फाइल, ये जुपिटर नोटबुक की फाइल है। जब भी हम इस फाइल को देखते हैं तो वी फाइंड कि हमारे पास जो एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स आ रहा है वो कैसा एक्सटेंशन है, हाँ, pynb एक्सटेंशन जो है वो हमें नजर आता है। कहाँ पर, नहीं मैं इधर दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि हाँ, इसमें डिटेल वाला आ रहा है, डिटेल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी फाइल है, जुपिटर सोर्स फाइल है। जुपिटर सोर्स फाइल, अब तक जितनी फाइल बनाते रहे हैं वो जुपिटर सोर्स फाइल है। बट अगर मैं क्या करूं, यहाँ राइट क्लिक करूं, न्यू खोल के मैं एक जस्ट सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लूं और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम रख दूं abc.py। जब py में इस फाइल का नाम रख दूंगा तो अभी तो ये आया ही नहीं यहाँ पर, .py फाइल तो बनी नहीं। अच्छा, वो मेरे पास इसलिए नहीं बन रही है कि मैंने क्या कर दिया, अपने सिस्टम से अभी एनाकोंडा जो है वो उड़ा दिया है। तो खैर वो मसला नहीं है, हम सिंपल भी लेकर जो है वो यहाँ से फाइल नोटपैड की अगर मैं बनाऊं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई पाइथन का कोड लिख देता हूँ। ठीक है, ये पाइथन का कोड क्या करता है भाई, ये पाइथन का कोड कुछ प्रिंट कर देता है। ठीक है, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, लाइक चलो अपने फोल्डर में वहीं ले चलते हैं। क्या कर रहा हूं मैं, एक फाइल मैंने बनाई है, ठीक है, डॉट py एक्सटेंशन की, हमारे पास यहाँ भी मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, abc.py, मैं इसको रन कर सकता हूं अगर मैं कमांड लाइन चलाऊं। ठीक है, मेरे इसी फोल्डर में मौजूद होगी कौन सी फाइल, abc.py फाइल।
तो मैं इसको रन करने के लिए क्या लिख दूंगा अभी, पाइथन abc.py। क्या एरर दिखा रहा है कि भाई ब्रैकेट जो है वो मिसिंग है, तो डेफिनेटली वहां लगाया नहीं था कोई। अब एक्सटेंशन जो है इसका कैसा नजर आ रहा है मुझे, पाइथन वाला नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, लेकिन ये VS कोड का सिंबल बना हुआ रहा तो ये वहां खोल देगा, बट मैं इसको नोट पैड में ही खोल रहा हूँ। ठीक है, VS कोड में नहीं खोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगाया, इसको दोबारा सेव किया। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई आईडी की नहीं होता तो हम यहाँ पर फाइल बना सकते हैं या काम कर सकते हैं, राइट। मैं दोबारा इसको यहाँ पर रन करता हूँ, ये हमें क्या दिखा रहा अभी, कोई आउटपुट आया क्या, क्यों, क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हुआ। अब क्या करूं, हाँ अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन और मैं पाइथन के इन्वायरमेंट में आ गया हूँ, कमांड लाइन इन्वायरमेंट ऑफ पाइथन। यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट एबीसी। एबीसी एक पाइथन फाइल है, मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एबीसी का जो फंक्शन है, क्या नाम है उस फंक्शन का, डॉट एबीसी ही नाम है उसका। मैंने बोला एबीसी जो फाइल है उसमें एक फंक्शन मौजूद है। कौन सा फंक्शन मौजूद है भाई, एबीसी फंक्शन मौजूद है, इसको कॉल कर लो। तो क्या बोला भाई, मॉड्यूल एबीसी हैज नो एट्रीब्यूट एबीसी, डिड यू मीन एबीसी। अब क्या मसला है, चेक कर लेते हैं भाई एबीसी क्यों नहीं मिल रहा है उसे। हाँ भाई सही लिखा हो, abc.py में एबीसी नहीं मिल रहा है उसे। चलो हमें इधर काम नहीं करना है, बट जो अब इंपोर्ट हो गई ना फाइल हमारे पास, असल चीज ये है कि मैंने क्या किया भाई, एबीसी डॉट एबीसी उसका फंक्शन इस तरह मैच का फंक्शन कॉल कर रहा है। ठीक है, कॉल नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अभी मसला नहीं है, लेकिन मैंने क्या कर लिया है, एक पाइथन फाइल को अपने कोड में क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट कर लिया है तो जो पाइथन फाइल होती है वही हमारे पास क्या होती है, मॉड्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। दूसरे के अंदर अगर इंपोर्ट करनी है, वो लैपटॉप अगर नेटवर्क पे है तो ज़ाहिर है उसको पिंग करना पड़ेगा, एक्सेस लेना पड़ेगा, फिर वैसे नहीं हो सकती। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ठीक है, मैं हाँ ऐसा होता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैंने जैसे अभी तो हम वो वाला काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई कोडिंग के थ्रू कोई डिज़ाइन बना रहा है, कुछ कर रहा है वेबसाइट में, फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहा है, कोई कंपोनेंट बना लिया उसने, अब वो अगर उसे दोबारा यूटिलाइज करना है तो वो बहुत सारे कंपोनेंट्स के क्या कर लेते हैं, मॉड्यूल बना के रख देते हैं, उसको बार बार कॉल कर लेते हैं। हम हम क्या, हाँ फंक्शन में ही होता है भाई वो। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो बना लेंगे अपने पाइथन फाइल के अंदर और उसको क्या कर लेंगे, इंपोर्ट करते रहेंगे। अब मैं बकायदा क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ पर ये जो मेरी एबीसी फाइल है, इसको मैं कोई मॉड्यूल का नाम देता हूँ, क्या नाम दूँ, हाँ माई यूटिलिटी। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया है माई यूटिलिटी। मैं इसके अंदर आ गया हूँ माई यूटिलिटी के अंदर। ठीक है, एक फंक्शन ये बना हुआ है और भी कुछ फंक्शन बना लेते हैं। पिछली क्लास में हमने फंक्शन बनाए थे ना, कौन कौन से थे, हाँ
3 फंक्शन बनाए थे। मैं खोल देता हूँ फंक्शंस को। ठीक है, ये हमारे फंक्शन बने हुए। मैं यहाँ पर ये वाला फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस फंक्शन को उठा के यहाँ रख दिया। ओके, एक फंक्शन बन गया इसके अंदर। और दूसरा कौन सा था भाई? हमारे पास ये ऐड का फंक्शन था, बल्कि हमने ये वाला है। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन, ये एक फंक्शन हो गया। और फिर कमीशन, अभी देख लेंगे कहाँ का एरर हो रहा है। और सैलरी कैलकुलेटर, ठीक है। ठीक है, और क्या है भाई? और हमारे पास हमने सम लिस्ट का फंक्शन बनाया। तो जितने फंक्शन हमने बनाए मैं सारे डाल देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ लिस्ट मालूम करने का फंक्शन बनाया। और हमने ये वाला काम कर लिया तुम लोगों ने? हाँ, चलो। अब ये मेरे पास एक myutility.py फाइल है। ठीक, इसको मैंने सेव कर दिया है। अच्छा, क्योंकि मैं कोलैब पे काम कर रहा हूँ तो मुझे जो है ये फाइल यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग बस आपके उस फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ आप वर्किंग कर रहे हैं। देन ओके, ये मैंने ये अपलोड कर दी है। अब अपलोड करने के बाद अब मैं इसको एज अ मॉड्यूल क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट माई यूटिलिटी, ठीक है, इंपोर्ट माई यूटिलिटी, इंपोर्ट हो गई। अब मैं कह रहा हूँ माई यूटिलिटी डॉट कौन कौन से फंक्शंस है हमारे पास। हाँ, सैलरी आ नहीं रहा यार, नाम यही तो नाम था। नहीं नहीं, यूटिलिटी का नाम तो यही था ना हमारा, माई यूटिलिटी डॉट पी वाई। अच्छा, मैं 1 मिनट रन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, माई यूटिलिटी डॉट, अब आ गए सारे फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखो सारे फंक्शन नजर आ रहे हैं उसी तरह जिस तरह मैथ्स के फंक्शन नजर आते हैं हमें और दूसरे मॉड्यूल्स के फंक्शन नजर आते हैं। अब इसका कोड नहीं है मेरे पास इस वाली फाइल में, बट मेरे सारे फंक्शन इस डॉक्यूमेंट के अंदर हैं। और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि भाई
सबसे पहले कहता हूँ अभी मैक्स ऑफ लिस्ट निकाल के दो, ठीक है। तो मैक्स ऑफ लिस्ट में ये जवाब देता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? हम जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो वी कैन इंपोर्ट अ कंप्लीट मॉड्यूल, कि उसकी सारी चीजें इंपोर्ट कर लें, या अगर मुझे सारी चीजें नहीं चाहिए तो मैं उसमें से कोई एक पर्टिकुलर चीज भी निकाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम माई यूटिलिटी इंपोर्ट मैक्स लिस्ट। अब मुझे डॉट नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं मैक्स लिस्ट का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर कह दूं भाई कौन सा था भाई हमारा सैलरी कैलकुलेटर, ये इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूं भाई सैलरी कैलकुलेटर, ठीक है। क्या क्या रिक्वायर्ड है इसको नजर आ रहा है, देखो बेसिक और यूनिट सेल्स। बेसिक हमने कहा अभी 10,000, यूनिट सेल हुए हैं 500, ठीक है। क्या जवाब आने वाला है? 20,000। क्या हुआ होगा? अब ये सैलरी कैलकुलेटर ने खुद ही पीछे रखे हुए फंक्शंस को आपस में क्या कर लिया, कॉल कर लिया, ठीक है। हम जाके चेक करते हैं सही हुआ है नहीं हुआ। तो हमारा फंक्शन सैलरी कैलकुलेटर का क्या क्या कर रहा है अभी, इसको हमने कितने पैसे दिए, 20,000 और 500 यूनिट। तो पहले ये चला गया कमीशन लेने, 500 पे कमीशन कितना बना भाई, 10,000। 500 पे कमीशन कितना बन गया, 10,000। तो 10,000 आ गए कमीशन में। अब बेसिक प्लस कमीशन कितना हो गया, 20,000। टैक्स कैलकुलेटर में टोटल लेके गया तो 20,000 पे कोई टैक्स आ रहा है, ठीक है। 30,000 पे इतना है, बाकी पे टैक्स है ही नहीं, इसीलिए टैक्स कितना हो गया, 0। टोटल माइनस 0, रिटर्न नेट कितना हो गया। तो देख लो, अब मैंने एक अपना मेन फंक्शन कॉल किया है, बट मॉड्यूल के अंदर लगे हुए सारे फंक्शन इंटरनली क्या हो गए, आपस में खुद ही कॉल कर गए एक दूसरे को। तो दिस इज हाउ मॉड्यूल वर्क्स। हम अपने मॉड्यूल्स बना सकते हैं, और बस मॉड्यूल के लिए ध्यान रहे कि हमारी जो फाइल है वो कौन सी होगी, py फाइल होगी। अब मॉड्यूल के अंदर सिर्फ फंक्शंस ही नहीं होते, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कोई वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ डिफाइन कर दिया भाई ईमेल, ठीक है। ठीक है, एक ईमेल भी मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, सेव करना लाजमी है, ऑटो सेव। अब लेकिन कोलैब पर मेरी पुरानी वाली फाइल है ना, ये वाली फाइल नहीं है कोलैब के ऊपर, तो मुझे दोबारा से लोड करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो ये वाली लोड करेगा ना भाई, उसके सर्वर पे तो ये वाली गई हुई है ना, ठीक है। तो मैं दोबारा से मुझे रन करनी पड़ेगी। पाई फाइल को जुपिटर में कैसे रन करेंगे, मैजिक फंक्शन ऑफ रन और फाइल का नाम myutility.py, इससे वो वाली फाइल एग्जिट रन हो जाएगी। रन से मतलब है इंटरप्रेट हो जाएगी, एरर्स वगैरह सब उसमें निकल जाएंगे। हाँ, जुपिटर में ये नहीं करना पड़ता। जुपिटर में जब आप उसको इंपोर्ट करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। अपडेट कर दिया उन्होंने थोड़ा सा इस बात को, पहले नहीं था, पहले हमें रन करना पड़ता था, ठीक है। अब माई यूटिलिटी डॉट पी वाई की फाइल को मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट नहीं किया अभी, इंपोर्ट माई यूटिलिटी, और माई यूटिलिटी में से क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए भाई, डॉट
आ रही इसमें ईमेल? किसना ईमेल नाम से बनाया ना? ईमेल अपलोड हो गया था ना? फाइल नहीं अपलोड की तो थी यार। हो रही है, हो गई। लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा अगर उसमें से कोई और फंक्शन चाहिए तो दोबारा फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरी बार कोई और फंक्शन चाहिए फिर लिखना पड़ेगा भी फ्रॉम माई यूटिलिटी। हाँ, क्योंकि अभी हम जब काम कर रहे हैं, वरना फिर रन करने के लिए आपको यहाँ पाथ देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, नहीं भाई ईमेल नहीं आ रहा अभी इसके अंदर, ये मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है वो पुराना ही चला रहा हो। खैर देख लेना उसको, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं उसके अंदर, मजीद हम चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हैं तो नोट पैड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप राइट पे जहाँ से न्यू फाइल करते हैं वहाँ से आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें, वो जुपिटर के वहीं पर खुल जाएगा टेक्स्ट, वहीं पे कोड लिख दें, वरना आप वी एस कोड में लिख दें। वी एस कोड में जल्दी फाइल बन जाएगी, एरर भी शो हो जाते हैं और हेल्प भी हो जाती है। ऐसे ही है ना, वो ज़्यादा इसी के बजाय इसके आप प्लेन टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करें। आप आईडीई में लिख लें लेकिन फाइल को वहीं रखें, डॉट पी वाई लगा दें। सही है। बस नमाज पढ़ के आप फिर करते हैं इसको आगे। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। अच्छा भाई, अनाउंसमेंट ये है, कोई इंस्पेक्शन टीम आई हुई है, तो तमाम लोग कोई मोबाइल वगैरह ना यूज़ कर रहा हो, तवज्जो के साथ पढ़ रहे हो। ठीक है। तो एक्सेप्शंस क्या होती हैं? हाँ, मैंने अभी प्रोग्रामिंग टर्म में नहीं पूछा, वैसे ही पूछा एक्सेप्शन क्या होता है। जाने दो उसको। हाँ, हम यूं कहते हैं ना यार, ये तो जो है ना वो क्या है, एक्सेप्शनल केस है। ये क्या होता है? अनयूजुअल नहीं, इट्स एन एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस में जो है ना वो हम क्या कह देते हैं कि भाई, अब जैसे हमारी क्लास का टाइमिंग जो है वो कितने बजे है भाई? 5 बजे। बट व्हाट हैपन्स, मैं ये अनाउंस करता हूँ कि 5 बजे गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद कोई भी क्लास में नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ, एक बंदा आया 5:30 बजे और गेट भी खुला और वो बैठ भी गया। अब आपने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये क्या बात हो गई, हमें तो 5 बजे बाहर खड़ा किया, उसको अंदर बुला लिया।
तो मैं क्या कहूंगा भाई, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अब वो कुछ भी वजह हो सकती है, ठीक है। उसने कोई पहले से सेटिंग बना ली मेरे साथ, खाना वाना खिलाया और डिनर, तो मैंने कहा चलो आ जाना, है ना। तो दूसरा ये कि उसने अपना कोई एक्सक्यूज पेश किया हो और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया हो। अच्छा, इसीलिए सबके सामने एक्सक्यूज पेश करता तो क्या होता, सारे लोग एक्सक्यूज पेश करते हैं, इसीलिए कहते हैं एक्सेप्शंस आर डिस्कस्ड इन प्राइवेट, है ना। एक्सेप्शन जो होती है वो सबके सामने डिस्कस नहीं की जाती, प्राइवेट में डिस्कस किया जाता, हाँ। तो अब यहां पर भी हमारे पास जो है ना, कुछ चीजें एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। वो मैथमेटिकल एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, वो प्रोग्रामिंग एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है। वो एरर्स भी हो सकते हैं। एरर्स जो है वो तो पाइथन ने डिफाइन किए हुए हैं। क्या किए हुए? जैसे मैं कहता हूं भाई कि अगर मुझे प्रिंट कराना है तो यू कैन नॉट टाइप प्रिंट विद कैपिटल पी, वो एरर देगा, ऐसे ही है। ये तो पाइथन ने एरर डिफाइन किया हुआ है, राइट। या कोई मैथमेटिकल एरर है, जैसे आमतौर पे होता है डिवीजन बाय जीरो एरर। जैसे अगर मैं किसी नंबर को क्या कर दूं भाई, यहाँ पे लिख दूं भाई 12 डिवाइड बाय जीरो, ये मेरे पास क्या है, जीरो डिवीजन एरर। अब ये क्यों पकड़ा जा रहा है, बिकॉज ये पहले से पाइथन ने इसको क्या किया हुआ है, यानी जितने पॉसिबल टाइप ऑफ एरर्स हो सकते हैं वो सारे एरर्स जो हैं वो पाइथन ने अपने हिसाब से क्या कर लिए हैं, चाहे वो सिंटेक्स एरर हो चाहे वो रन टाइम एरर हो, पाइथन ने डिफाइन करके रख दिए हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है, ये लाइट भी कम कर दे भाई थोड़ी सी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिसे पाइथन एरर ना समझता हो, बट हम उसे क्या डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं कि भाई इट्स एन एरर, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूं भाई ठीक है, गेस्ट की लिस्ट बना रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या पहले क्या कहा था कि भाई अगर गेस्ट नेम में ये नाम आ जाए तो इसको नहीं बुलाना, ऐसे ही था ना। तो अब ये नहीं बुलाने वाला, तो इसको मैं एरर कैसे बना सकता हूं, इसको मैं एरर डिक्लेयर कर दूं कि ये है ही एरर है, ये इसको अंदर नहीं घुसने देना, ये एरर है। अब गो के वो लॉजिकली और सिंटेक्स वाइज एरर नहीं है, लेकिन हम उसे क्या बनाना चाह रहे हैं, एरर बनाना चाह रहे हैं। तो अब दोबारा से आते हैं, सिंपल करता हुआ सादे अल्फाज में कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं। एक्सेप्शंस आर एरर्स। पाइथन के अंदर जो एरर्स हैं वो सिंटेक्स एरर्स भी हैं और रन टाइम एरर्स भी हैं, ठीक है, और जेन्युइन एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अगर एरर्स की लिस्ट देखें तो ये शायद कई हजारों में होंगी। कितनी होंगी, कई हजारों में होंगी। हम सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं कि भाई हमने क्या करना है, अभी एक नंबर इनपुट लेना है, यूजर से क्या कहा भाई, एंटर अ नंबर, यूजर ने एक नंबर इनपुट दिया, हमने दूसरा नंबर इनपुट लिया। तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल हम कर रहे हैं सो दैट हमें समझ में आ जाए। ठीक, हम क्या करेंगे भाई, हम कह रहे हैं यार प्रिंट करो num1 डिवाइड बाय num2, ऐसे ही। अब एक बंदा जो है यहां से नंबर डालता है 12 और डालता है 4 और डिवाइड करके जवाब क्या आता है हमारे पास, mum2 हो गया, ठीक है। अभी ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बात कहाँ खराब होगी,
तब नीचे हमें क्या कर दूं, 0 इंक्लूड कर दूं। तो अब देखो नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या जुमला क्या कह रहा हूं, सिर्फ समझने की बात यह है, क्या ये जो दो नंबर इनपुट लिए हैं क्या ये इनवैलिड नंबर है? क्या दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं? वही कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक मैथमेटिकल एरर है। तो ये यूं समझ लो कि जो लॉजिक है उसके हिसाब से तो बात सही है, अ इंटीजर अ नंबर इज डिवाइडिंग अनदर नंबर, भाई हर नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है, लेकिन एक्सेप्शन किस पे लगी हुई, 0 पे लगी हुई कि 0 नहीं डिवाइड कर सकता। अच्छा ये चीज क्या हुई हुई है, डिफाइन हुई हुई है, ये चीज डिफाइन हुई हुई है, जैसे ही 0 आता है डिवीजन में वो पकड़ा जाता है, वो एरर जनरेट करता है कि दिस इज नॉट अलाउड। अब इससे निकले कैसे, देखो क्योंकि यूजर जब प्रोग्राम यूज कर रहा होता है, चला रहा होता है, तो ना हम उसके पास बैठे होते हैं, ठीक है, और अगर हमने उसको बोल दिया कि भाई सब नंबर डालना, 0 मत डालना, तो सबसे पहले क्या डालेगा, 0 ही डालेगा। और अगर वो 0 डालेगा तो हमारा कोड क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है। इसी तरह अगर कोई एप्लीकेशन चल रही होगी तो वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब इससे हम निकलेंगे कैसे, इससे निकलने के लिए हम एरर्स को हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। हर वो जगह जहां से कोई इनपुट आ जाए, देखो जो हमारे रन टाइम एरर है, सिंटेक्स एरर है, वो तो हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय करने से पहले क्या कर लिए, चेक कर लिए, प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है। बट जहां यूजर से इनपुट आना है वो तो रन टाइम पे आएगा। अब यूजर क्या डालेगा, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, यूजर क्या डालेगा या कोई ऐसी वैल्यू डालेगा, उससे कैसी वैल्यू जनरेट होगी उसको हम तो नहीं पकड़ सकते वहां बैठ के। तो हम ऐसी सारी बातों को क्या करते हैं, खुद हैंडल करते हैं कि अगर ये हो जाए तो ये कर लेना। सारे पॉसिबल रास्ते जो हैं वो क्या करने पड़ते हैं, हमें बंद करने पड़ते हैं, उसको हैंडल करना पड़ता है। हैंडल का मतलब ये एरर तो फिर भी आएगा, लेकिन अगर कोड क्रैश हो गया तो जलालत उठानी पड़ेगी, हमें बस इज्जत बचा के निकलनी, समझ लो कि भाई यहां से जो है हम बच के निकल जाए, कोड एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो, ठीक है, एरर आए भी, ठीक है वो तो आएगा, लेकिन हम उसे हैंडल कैसे करें, उस सिचुएशन में हम करेंगे क्या। तो इस बात को हम क्या कहते हैं, एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, पेयर होता है हमारे पास किसका, ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है, बास जगह ट्राई कैच होता है, ट्राई और एक्सेप्ट। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भाई जहां जिस जगह पर हमें लग रहा होता है कि यहां एरर जनरेट होगा, इस वक्त हमें क्या लग रहा है कहां एरर जनरेट होगा, मैं यूं कर देता हूं num1 डिवाइडेड बाय num2, और यहां पर क्या कर दूं मैं, अब आपको क्या लग रहा है कि किस जगह पर एरर जनरेट होगा, रिजल्ट निकालते हुए जनरेट होगा। तो जहां मुझे लग रहा होता है कि ये एरर की जगह है, उसको हम ट्राई के ब्लॉक में रख देते हैं, किसमें, ट्राई के ब्लॉक में। और क्या होता भाई, अब ये यहां पर क्या होगा, num1 डिवाइड बाय num2, यहां एरर जनरेट होगा, और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि जैसे ही वो एरर जनरेट हो फौरन किसके पास जाएगा, एक्सेप्ट के पास जाएगा। और एक्सेप्ट में हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, 0 डिवीजन एरर। तो अब देखो यहां पर अभी मैं इसको रन कर रहा हूं, बट अभी और चीजें यहां पर, अब अगर 12 डिवाइड बाय 12 कर दिया मैंने, तो जवाब क्या आने वाला है, एरर तो नहीं आएगा। इसका मतलब जब एरर नहीं आएगा तो ये बड़े हंसी खुशी
ट्राई से बाहर अपना काम करके आ जाएगा। ओके, तो अभी इन दिस केस क्या होने वाला है, हमारे पास सही हो रहा है बिल्कुल काम, लेकिन जैसे ही यहां मामला जो है वो क्या हो गया भाई, ये वाला हो गया, तो अब यहां ये एरर आएगा, और एरर जैसे ही आएगा ये किसके पास चला जाएगा, एक्सेप्ट के पास चला जाएगा, और एक्सेप्ट की बॉडी में क्या मिलेगा इसे भाई, यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अब देखो क्या कोड क्रैश हुआ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हमारा कोड क्रैश नहीं हुआ है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम और करीब से देखते हैं, सवाल बहुत सारे हैं यहां पर। हाँ क्या है, एक्सेप्ट है, वैसे ही कैच का वहां पर वर्ड यूज होता है। अच्छा अब देखें, अब मसला ये है, समझो भाई जरा, अब मैं इसको रन करता हूं, उसने मुझसे कहा एक नंबर लिख दे, मैंने कहा भाई मेरा नंबर है 10, क्या नंबर है 10। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, हमने तो एक्सेप्शन लगाई थी। देखो हमने जो एरर पकड़ा था वो कौन सा एरर था, वो जीरो डिवीजन एरर था, ये तो कोई और सा एरर है। और ये एरर जो है वो जनरेट कहां पर हुआ है, ट्राई के अंदर तो वैसे भी नहीं हुआ, कहां हुआ है, ऊपर जनरेट हुआ है, और वो ब्लॉक तो अंडर ऑब्जर्वेशन है ही। फिर क्या करूं, तो फिर हम करते हैं भाई, इसको यहां से हटाते हैं और ट्राई को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब ये तीनों लाइनें क्या आ गई, अंडर ऑब्जर्वेशन आ गई, क्योंकि ट्राई के अंदर आ चुकी है। ठीक, ट्राई के अंदर आ चुकी है तीनों लाइन, अंडर ऑब्जर्वेशन है। अब हमने यहां पर किया, अब यहां पर मैंने दोबारा लिख दिया भाई, अब आएगा या क्या आएगा, ये तो अभी भी आ रहा है, ये अभी क्यों आ रहा है, ट्राई के अंदर रखा है फिर भी आ रहा है, क्योंकि जब एरर आया तो वो गया एक्सेप्ट के पास, ने कहा भाई कौन सा एरर आया है, इनवैलिड लिटरल बेस 10 का एरर आया है। इसने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं तो जीरो डिवीजन हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट, अब मैं यहां पर कौन सा एरर जनरेट करवाऊंगा, वैल्यू एरर कैच करूंगा, वैल्यू एरर। ठीक है, अब दो बातें हो गई। ठीक है, अब अगर मैं यहां वैल्यू नहीं डालता हूं, एम्प्टी स्ट्रिंग चला जाता है, तो क्या क्या ना अभी, अब दोनों हैंडल हो रहे हैं, यहां पर जीरो भी हैंडल हो रहा है और स्ट्रिंग भी हैंडल हो रहा है। एरर आया किस चीज का है, बेसिकली एरर इसका आया कि मैंने यहां पर क्या दे दिया है, ऐसा स्ट्रिंग दे दिया है जो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू एरर है। लाइक यहां पर मैंने कहा भाई 5, अब 5 को टाइप कास्ट तो नहीं कर सकते ना इंटीजर से, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यहां एरर जनरेट हो रहा है। तो इस दफा हमने पकड़ लिया है, तो वो फौरन क्या देता है कि भाई आप स्ट्रिंग इंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसको कैच किया हुआ है। अच्छा अगर यहां कोई तीसरी तरह का एरर आ गया तो, ठीक है, कोई तीसरी तरह का एरर आ गया, हमने कह दिया भाई इसको, वो भी स्ट्रिंग ही होगा ना,
स्ट्रिंग में ही जाएगा। और क्या एरर आ सकता है? बूलियन दे दूं, चलो मैंने यहाँ बूलियन दे दिया, ठीक, ये भी है स्ट्रिंग ही जाएगा। बहरहाल अब मसला क्या, अब यहाँ पर अच्छा इतनी बात समझ में आ गई सबकी। अब एक बड़ा मसला है यार, हमारे पास तो अगर कोड बड़ा है, नंबर ऑफ लाइंस बड़ी हैं, तो 20 किस्म के एरर आ सकते हैं। तो मैं तो कोड कम लिखूंगा, एक्सेप्शन ही लिखता रहूंगा बैठ के, ऐसे ही है ना, कोड कम होगा एक्सेप्ट ज्यादा होंगे। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि ये सब एक्सेप्शन जो हैं वो निकल के आ रही है एक्सेप्शन के एक बड़े कलेक्शन से। कहां से निकल के आ रही है? जहां पर सारी एक्सेप्शंस रखी हुई, वहीं से हम इसको बुला रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं सिंपल, मैं कहता हूं बच्चे बुलाने से बेहतर है अब्बू बुला लें, है ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये सब हटाया और मैंने बोला भाई एक्सेप्ट मल्टीपल भी डाल सकते हैं पर हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये कर दिया मैंने कि भाई एक्सेप्ट में क्या रख दिया, उठा के पूरा कंटेनर रख दिया, बूफे सिस्टम में जो दिल चाहे खाओ, जो एक्सेप्शन आए वो ले लो। अब देखते हैं क्या होता है। इंटर अ नंबर, हमने कहा यार n, क्या आ रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 n। अच्छा भाई, और अब हमने कहा अभी 12 0 0 डिवाइड डिवीजन एरर, सारे हैंडल हो रहे हैं अब यहाँ पर, ठीक है, सारे एरर्स जो है वो हैंडल हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अब ये सारे वो एरर्स हो गए जो पहले से क्या हुआ है, डिफाइंड हुआ है। किसको, क्या समझ नहीं आएगा यूजर को? यूजर के लिए होती भी नहीं है एक्सेप्शन, उसको नजर भी नहीं आती, उसको सिर्फ आता है कुछ एरर है, देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो हमारे लिए ही होती है कि हम इसके बाकायदा लॉग्स बनाते हैं, जाके राइट करवाते हैं लॉग्स के अंदर, और फिर जाके लॉग्स पढ़ते हैं कि कब एरर आया था, किस टाइम मसला आया है, उस वक्त एरर की फाइल में जाके देखते हैं एरर के लॉग्स। हाँ, अब खुद का एरर बना रहे हैं ना, अब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी हम कर रहे हैं। हम्म, यही करेंगे, ठीक है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई कि मैं यहाँ जनरल एक्सेप्शन यूज कर लूं, ठीक है, तो हमारा काम जो है वो हो सकता है। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, और ये इसका मैसेज ना प्रिंट कराऊं, तो अपनी मर्जी से कुछ प्रिंट करा दूं, इनवैलिड इनपुट, फिर इसमें यूजर को बता देना भाई तूने क्या किया है, हाँ, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो यहाँ अपनी मर्जी से मैसेज डिफाइन कर लें, उसका मैसेज ना उठाएं तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट ये कि हम अपनी एक्सेप्शन जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहां पर लिया भाई कि मैंने यहां पर कहा भाई कि भाई एक यूजर नेम इनपुट दो, ठीक है, इंटर आ यूजर नेम, ठीक है। अब जैसे ही वो यूजर नेम बनाए,
मैंने यहां पर यूजर्स की एक एम्प्टी लिस्ट बना दी और मैं क्या कर रहा हूं, यूजर में यूजर नेम डाल रहा हूं, ठीक है। और मैंने यहां पर क्या कर लिया है, वाइल लूप भी लगा दिया है। सबको पता है ना अब तो सारी बातें, ठीक है। वाइल लूप लगा दिया, यूजर नेम डालते जा रहा हूं और यहां पर क्या कह रहा हूं, और प्रेस Q2 क्विट, बाहर निकलने के लिए क्विट कर दो। अब मैंने यहां पर क्या बोल दिया अभी, इफ यूजर नेम इज इक्वल टू क्यू ब्रेक अदरवाइज। अब देखो उसने क्या कोड बना के दिया, अगर यूजर नेम पहले से यूजर में मौजूद है, यूजर नेम पहले से किसी ने लिया हुआ है, तो क्या एक्सेप्शन रेज कर दो, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा देखो अभी चलाते हैं, मैंने यहां से बोला भी एक यूजर नेम, मैंने यहां से बोला भी दूसरा यूजर नेम, फिर मैंने बोला भी एक और यूजर नेम, एरर आ गया। क्या ये पहले एरर ट्रीट होता था, हम एक मैसेज दे दिया करते थे, ऑलरेडी एग्जाम प्रिंट करा, मैसेज प्रिंट करा दिया करते थे, बट नाउ इट इज ट्रीटेड एज एन एरर। और ये एरर हमने खुद क्या किया है, खुद डिफाइन किया है। इस बात को हमने क्या कर दिया है, खुद क्रिएट कर दिया इस बात को कि भाई ये एरर नहीं था, आप अगर पहले तो ऐड कर दिया करता था, ठीक है कोई बात नहीं, दो यूजर नेम हो गए। अगर आप नहीं रखना चाह रहे थे तो हम सिंपल मैसेज दिया करते थे कि भाई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। बट अब ये क्या कर रहा है, ये इस बात को क्या समझ रहा है, एज एन एरर ले रहा है कि ये तो बिल्कुल जुर्म है, ठीक है। तो फिर जब रेज हो जाएगी तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा भाई, कैच भी करना पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ डालूं, ट्राई, ट्राई के अंदर ये सारा काम हो गया। ट्राई इफ यूजर नेम इन यूजर्स, ठीक है, यूजर ऑलरेडी एक्सिस्ट। और हमने यहाँ इसको क्या कर लिया, जैसी एक्सेप्शन आएगी क्या हो जाएगी, कैच हो जाएगी, और हमने इसको रेस कर लिया। और अगर ये एक्सेप्शन नहीं आती है, ठीक है, अगर यहाँ एक्सेप्शन नहीं आती है तो क्या करें, तो सिंपल क्या करूं भाई, ये वाला अपेंड कर दो। मैं इस कोड को सीधा कर दूंगा, ठीक है, ये यहां से हटाया। क्या सीन बन गया हमारे पास, जब ये लूप चलेगा यूजर नेम पूछा जाएगा, अगर यूजर ने क्यू प्रेस कर दिया तो बाहर निकल जाएगा, और अगर उसने यूजर नेम डाला, हमने चेक किया वो पहले से लिस्ट में मौजूद है, तो फिर क्या कहेगा, वो एरर जनरेट करेगा और ये एरर पकड़ा जाएगा और यहाँ पर एरर प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, लेट्स सी हम क्या करते हैं, हमने पहले तो क्यू करा दिया, उसने क्विट कर दिया, क्यू कराया, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। फिर अब यहां से हम डालना शुरू कर देते हैं अभी, ठीक है। अभी अभी क्यों नहीं हुआ क्विट, अपेंड, अपेंड बाद में हो रहा है, इसको अपेंड जो है वो क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा। एक मिनट, एक, हाँ, अपेंड गलत जगह लिखा हुआ है, एक मसला ये भी है, जरा गौर करो। अभी ये सेटिंग्स आपको सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी ना, कि भाई अपेंड तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये तो चलेगा तभी जब ये एक्सेप्शन आएगी, जब ये यूजर होगा पहले से तभी है चलेगा। तो इसका मतलब इसको यहाँ से निकालूं, क्या करूं भाई, कहाँ जगह बनाऊं इसकी, यहां पर आया, इधर कर दूं उसको, ठीक हो गया, कर देना वरना अपेंड कर देना। चलो अब चला के देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट,
ठीक है। अब ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आया है, ये एज अ मैसेज नहीं आया बल्कि एज एन एक्सेप्शन कॉड आया है, एज एन एक्सेप्शन कॉड आया है। ठीक है, कोई सवाल इसमें, समझ में आ रही बात? कौन सा रेज कीवर्ड? ये रेज करता है एक्सेप्शन। हाँ, क्विट कर दूं? ठीक है, क्लियर है बात? सेटिंग समझ में आ रही है? तो बस इतनी एक्सेप्शन अगर आपको आती है तो काम चल जाता है। बाकी हम अपनी एक्सेप्शन की क्लास भी बना सकते हैं कि भाई यूजर एरर, जैसे वैल्यू एरर है, जीरो डिवीजन एरर है, हम अपना भी क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम जब क्लासेस पढ़ लेंगे तो फिर हम क्लास डिफाइन करेंगे, फिर उसको ऐड कराएंगे, बात की बात करेंगे, इतना काफी है। ठीक है, हमने झटपट क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे पता है कोई पर्टिकुलर एरर ही आना है, उसी को कैच करना है, तो फिर डायरेक्ट लगा देंगे उसको, वैल्यू एरर, जीरो एरर, फला एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। और अगर बहुत सारी चीजें हैं तो फिर जनरल एक्सेप्शन लगा देंगे। और कभी कभी अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर खुद एक्सेप्शन जनरेट करनी है विच इज नॉट डिफाइंड इन पाइथन, बल्कि हमारी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हो, तो हम रेज एक्सेप्शन करा देंगे ऑन कंडीशन। अच्छा, ये तो फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड हो गया है, हम सिंपल सा कोड भी लिख देता हूँ कि मैंने पूछा भाई एज कितनी है तुम्हारी, ठीक है, ठीक है, एज पूछ ली और पहले नाम पूछ लेते हैं। इंटर नेम एज। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ भाई, अगर एज क्या हो जाए, लेस देन 18 हो, ठीक है, और या एंड, और एज जो है वो क्या हो जाए अभी, ग्रेटर देन 60 हो, एंड लगेगा और लगेगा? हाँ, दोनों में चेक करनी है ना, यहाँ रेंज डिफाइन करनी है, यहां से लेके यहां तक। सोचो सोचो, और अगर लगा दूंगा तो पहली कंडीशन चेक करेगा भी उसकी जो एज है वो क्या है, लेस देन 18 है। तो सोचो सोचो, मैं तो वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों से सोच रहा हूँ। हाँ भाई, और दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, दोनों सूरतों में क्या कर देना, रेज एक्सेप्शन कर देना। सही है, क्या कहते हैं? ठीक है, यू आर एन ओल्ड इनफ, यू आर नॉट ओल्ड इनफ, ये एक्सेप्शन रेज हो जाए। तो एज डाल दी हमने, कहा 10 साल एज है, एक्सेप्शन, सॉरी मैंने नाम में डाल दिया 10। ठीक है, यू आर ओल्ड इनफ, नाम पूछा, क्या नाम है भाई, एज कितनी है, कोई मसला हुआ? नहीं हुआ। अब हमने क्या किया भाई, नाम क्या है भाई, एज कितनी है, ठीक है, यू आर नॉट ओल्ड इनफ, हमने एक ही मैसेज लिखा हुआ है, तो ठीक है। अगर मैं इसको नेस्टेड इफ के साथ कर दूं तो दो अलग अलग मैसेज आ जाएंगे, चलो यही कर देता हूँ ताकि मैसेज अलग अलग हो जाए। अगर एज 18 से क्या हो, छोटी हो, तो ये कह देना एलिफ, एज अगर 100 से ज्यादा हो या बराबर हो तो क्या कह देना भाई, यू आर टू ओल्ड।
दोनों सूरतों में एक्सेप्शन रेज करना, ठीक है। 5 साल तो यू आर नॉट ओल्ड इनफ। इसी तरह से यू आर टू ओल्ड, ठीक है। अब इस बात को समझ लें कि अगर मैं इसको सिंपल इफ एल्स से हैंडल कराऊंगा तो हो जाएगा, लेकिन वहां सिर्फ मुझे प्रिंट करवाना पड़ेगा, मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसमें रख दूं मैं, ऊपर से रख देता हूं ट्राई में, ठीक है। ट्राई में रख दिया और नीचे क्या कर दिया भाई, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट में लिख दिया भाई, हाँ क्या लिखूं एक्सेप्ट में, एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे लिख दिया भी एज का मसला है, वैसे ही, ठीक है। नेम, ठीक है। एज, कितनी एज है भाई, 150, ठीक है। तो क्या आ गया भाई, एज का मसला है। अच्छा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर मैसेज चाहिए ताकि मुझे पता चल सके भाई एज का मसला जो है क्या। तो उसके लिए क्या करूं मैं, वही वाला काम, एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा अभी एल्स और फाइनली, चलो चला दो, इसको ऐसे ही चला दो, ठीक है। नाम, एज, ठीक है। यू आर टू ओल्ड, ये बात समझ में आ गई, सिंपल है। दो चीजें और होती हैं हमारे पास, एक एल्स ब्लॉक और एक फाइनली ब्लॉक। एल्स ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक, ये क्या करते हैं, देखें। जैसे ही एरर आता है एक्सेप्ट ब्लॉक चल जाता है, ठीक है। अगर एरर नहीं आता तो फिर क्या होगा, अभी इस इन दिस केस अगर एरर नहीं आएगा तो क्या होगा, हाँ। अच्छा मैं इस बात को समझाने के लिए दूसरा कोड ले लेता हूं। मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई जो हमने पहला कोड लिखा था ना सिंपल वाला, ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए, ये लिया मैंने, देखें। अभी मैंने क्या किया भाई, यहां मैंने लगाया ट्राई ब्लॉक, ओके। इसको ट्राई में रख दिया और एक्सेप्ट में क्या कर दिया, और यहां मैंने कह दिया दिस, ठीक है। अब मसला ये हुआ कि भाई नंबर एंटर किया मैंने 2, फिर मैंने एक नंबर इनपुट किया, एरर आ गया। अगर मुझे इससे भी आगे जाना हो तो क्या होगा भाई, एक ट्राई ब्लॉक में कोड था, वो कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। जैसे अब मैं यहां पर एक काम करने लगा हूं, मैं यहां से प्रिंट हटा रहा हूं और मैं कह रहा हूं भाई एक रिजल्ट कैलकुलेट हुआ, और वो रिजल्ट क्या था भाई, num1 डिवाइड बाय num2। अब मैंने बोला भाई ये ट्राई के ब्लॉक में है, अगर यहां एक्सेप्शन आएगी तो ये चल जाएगा,
और अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो क्या होगा, नहीं वो तो क्या कर देना भाई, प्रिंट रिजल्ट कर देना। अभी बात समझ में आई? क्या क्या सीन बन गया कि भाई ये कैलकुलेशन करो, अगर एरर आ जाए तो ये, नहीं आ जाए तो ये, ठीक। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, हमने लिखा 3.6.5 सही, फिर हमने लिखा 6.0, अब क्या होगा, एक्सेप्शन भी आ गया, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, ये पुरानी वैल्यू है जो इसमें चली गई थी, चलो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, रिजल्ट, रिजल्ट। अब क्या बोला हमने, 6.0। अब देखो एक्सेप्शन तो आई, उसने पकड़ भी ली, लेकिन जब वो इस लाइन पे आया तो वो रिजल्ट को क्या करा रहा है, प्रिंट करा रहा है, लेकिन रिजल्ट के अंदर तो कोई वैल्यू असाइन हो ही नहीं सकी, क्योंकि जब उसने डिवाइड करना शुरू किया तो तभी एरर आ गया, तो रिजल्ट तो बेचारा खाली बैठा है। और जब उसमें वैल्यू नहीं है तो हम प्रिंट करा रहे हैं, तो वो रिजल्ट तो क्रिएट ही नहीं हुआ। क्या कह रहा है भाई, रिजल्ट नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लगाएंगे एल्स ब्लॉक। क्या लगाएंगे, एल्स ब्लॉक। अब एल्स ब्लॉक कब चलता है, 3.6.0, अब नहीं चला ये कब चलेगा, जब ऊपर वाला तो चल गया, ठीक है, जब एक्सेप्शन नहीं होगी, नहीं होगी, हाँ अभी तो एक्सेप्शन आई ना यार, तो नीचे वाला नहीं चलेगा। अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो फिर क्या हो जाएगा, एल्स ब्लॉक जो है वो रन होगा। अच्छा, अब ये याद रखने का है, एग्जाम में सवाल लिखा होता है ना, फिर सोच रहे होते हैं कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, तो याद रखना एल्स ब्लॉक कब चलेगा, जब एक्सेप्शन नहीं आएगी। एक्सेप्ट ब्लॉक कब चलेगा, जाहिर है जब एक्सेप्शन आएगी, ठीक है ना, एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा फिर नहीं चलेगा, और एक्सेप्शन नहीं आएगी तो एल्स ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो एल्स और एक्सेप्ट को याद रखो, आएगी तो एक्सेप्ट, नहीं आएगा तो एल्स ब्लॉक, राइट। और यहां पर जो है आखिर में क्या होता है, फाइनली। ये फाइनली क्या करता है भाई, फाइनली हमेशा चलता है, ठीक, कुछ भी हो, चाहे एक्सेप्शन आए ना आए, पकड़ी जाए ना पकड़ी जाए, ये क्या कहता है भाई, कोई चले ना चले, कौन चलेगा, फाइनली तो चलेगा, हाँ। कोई, अब मैं यहां से अगर क्या कर दूं, हमने अब यहां ऐसा क्या लिखा था, सवाल ये है क्यों है ये फाइनली, इंटर अ नंबर, हमने कहा भाई 3, उसके बाद एक नंबर डालो, हमने कहा 2, ठीक है। वैल्यू एरर आ गया, एरर आ गया तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा, और फाइनली भी चलेगा, ठीक है। इनवैलिड लिटरल, वैल्यू एरर आ गया, और क्या कह रहा अभी, कोई चले ना चले, फाइनली तो चलेगा। नहीं, ये क्यों इस्तेमाल होता है फाइनली ब्लॉक, ये बड़ा अहम सवाल है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। असल में क्या होता है कि अगर हम
बाज़ दफा रिमोट कनेक्शन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? यानी मैं अपने कोड से बैठकर किसी डेटाबेस को एक्सेस कर रहा होता हूँ, किसी क्लाउड को एक्सेस कर रहा होता हूँ। और क्या होता है कि हमारा इंटरनेट चला जाता है। ठीक है, चलो मुश्किल मिसाल नहीं, आसान मिसाल ले लेते हैं कि मैं डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है, अपने लोकल सिस्टम में कनेक्ट किया हुआ है। अब होता यह है कि अगर थोड़ी बहुत डेटाबेस पढ़ी हो आपने, तो कनेक्शन बनता है डेटाबेस के साथ, सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, उसके बाद हम कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। क्लोज इसलिए कर देते हैं कि अगर एक यूजर एक सेशन में डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है तो उसी सेशन में दूसरा यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब आपका प्रोग्राम क्या हो गया, डेटाबेस ओपन करके डेटा भेजने के बाद वैल्यू एरर से क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया क्रैश और कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ। तो फिर क्या होगा? तो फिर दोबारा एक्सेस कैसे होगा? तो फिर हम क्या करते हैं, हम फाइनली के अंदर क्लोज को लिख देते हैं कि भाई एरर अगर आ गया खुदा ना खास्ता तो तब भी फाइनली उसको क्लोज कर देगा, और अगर नहीं भी आया तो तब भी फाइनली उसको क्लोज कर देगा। ठीक है, बाज दफा हमें डेटा इनपुट लेना पड़ रहा है। मैं यहां से 50 वैल्यूज आपसे इनपुट ले रहा हूं, यूजर ने एक अजीब सी वैल्यू इनपुट डाल ली, क्रैश हो गया। अब क्रैश हो गया, जो पीछे 49 वैल्यू इनपुट डाली थी उनका क्या होगा? तो फाइनली में हम पुश लगा देते हैं पहले ही कि जितना भी डेटा आया हो एटलीस्ट वो क्या कर देना, पुश कर देना। कि एरर आ भी गया तो जहां तक वैल्यू आई थी वो क्या हो जाएगी, पुश हो जाएंगी। तो बहुत सारे यूज केसेस है फाइनली के, ठीक है, जहां पर फाइनली जो है वो बहुत काम जो है वो आता है। ठीक है, नहीं नहीं, नेट चलेगा ना, सही कह रहे हो। नेट चला गया अगर, तो इसका मतलब कोड क्रैश हो गया, तो फाइनली ने अपना काम कर दिया होगा। अब आप जब दोबारा लोड करते हो, अच्छा वो उस वजह से नहीं आता है, वो कैशे में होता है, ब्राउजर की उसमें चलता है, वो अलग सिनारियो है। बट आप टू थिंक, आप सोच सकते हैं कि यार वो फाइनली ने भेज दिया था, वापस ले आया। ठीक है ना, फाइनली ने उसको थोड़ी देर के लिए सेव कर लिया था, यूं समझ लें। यस, समझा नहीं बात, हार्ड कोड की। अरे मसला तो फिर वही है ना, कोई ऐसा एरर आगे जब हमने कैच नहीं किया तो एरर तो वही कोड क्रैश हो गया ऊपर, आखिरी लाइन कैसे चलेगी? आखिरी लाइन तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना वो। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा भाई, नेक्स्ट, एक्सेप्शंस के बाद आपने जो है ना क्या करना है, गिटहब पे अकाउंट बनाना है। कितने लोगों ने बनाया हो? कितने लोगों को पता है व्हाट इज गिटहब? बल्कि कितने लोगों को नहीं पता, ये पूछ रहा हूँ भाई। ठीक है, सही है। तो हमने क्या करना है, हमने गिटहब पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सवाल यह है कि व्हाट इज गिटहब और गेट जो है वो क्या है? कोई बता सकता है क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और ठीक है, गिटहब जो है ना, नहीं, गिटहब जो है भाई, इसका असल जो, गिटहब तो एक प्रोडक्ट का नाम है ना, असल जो प्रोडक्ट है वो क्या है, उसको हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। क्या?
तो कोई और वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको पता है गिटहब के अलावा? हाँ भी, गिटहब के अलावा बिटबकेट, ठीक है। अगर आप यहां पर जाके देखें टॉप वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, तो देयर आर मैनी, ठीक है। उसमें गिट सबसे ऊपर है, ठीक है, और बिट बकेट है, ज्यादा इस्तेमाल जो मैंने देखा है लोग कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे हैं, ये सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन है? गिट। अच्छा, क्यों इस्तेमाल करते हैं? वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या चीज होती है? वर्जन क्या चीज होती है? मॉडिफाइड नेक्स्ट कॉपी, ऐसे ही है ना। मॉडिफाइड कॉपी को क्या कहते हैं हम? कि मैंने एक काम किया और आपको दिखा दिया ये वर्जन 1 था, ठीक है। फिर आपकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आई कि नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा कर दो, तो फिर हमने क्या कर लिया, उसको चेंजेस करी उसके अंदर। अब ये क्या कहलाएगा? नेक्स्ट वर्जन। जैसे सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं, एंड्रॉयड का वर्जन होता है, विंडोज का वर्जन है 12, 11, सारी चीजें ये सब क्या है? वर्जन है। कि एक के बाद मॉडिफाइड क्या आता है? सॉफ्टवेयर आता है, उसी सॉफ्टवेयर की अगला मॉडिफाइड कॉपी आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्जन। अब कंट्रोल सिस्टम क्या चीज है? अगर हम कोई काम कर रहे हो तो हम वर्जन कैसे बनाते हैं? फोल्डर पे फोल्डर बनाते जाते हैं, पहला फोल्डर, दूसरा फोल्डर, तीसरा फोल्डर, चौथा फोल्डर, फिर फाइनल फोल्डर। आखिरी फोल्डर क्या होता है? फाइनल फोल्डर। फिर उसके बाद क्या होता है? थोड़ा सा और चेंज, फिर कहते हैं फाइनल 1, फाइनल 2, फिर आखिर में लिखा होता है बिल्कुल फाइनल। उसके बाद भी एक आ जाता है बस आखिरी फाइनल। तो हम फाइनल फाइनल खेल रहे होते हैं। तो ये हमारे वर्जन ही तो होते हैं, हमारे सारे के सारे क्या होते हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा लास्ट वाला होता है उसके अंदर सारा कोड होता है, कोड या कोई भी काम आप कर रहे हैं, और उससे लास्ट वाले के बाद उससे पीछे का सारा होता है, उससे लास्ट वाले का उसके पीछे सारा होता है, उससे लास्ट वाले का उसके पीछे का सारा होता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो आपके पास कॉपीज ऑफ कोड क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत हैवी भी हो जाता है, बहुत हैवी भी हो जाता है। लेकिन खैर हम मैनेज कर लेते हैं, हम मैनेज कर लेते हैं। बट देयर इज हमारे पास गेट, बिट बकेट और दूसरे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ये हमारे लिए काम करते हैं सारा। ये अपने पास स्टोर करते हैं, हम डेली बेसिस पे दिन में 2 बार 1 बार जरूर जो है इनके पास अपना कोड क्या कर देते हैं? रख देते हैं, स्टोर करवा देते हैं। तो फिर इनके पास भी कॉपियां बनती होंगी, जब मैंने आज का काम भेजा, कल का भेजा, फिर परसों का, फिर ऐसी जिस दिन अरसे प्रोजेक्ट चल रहा है सारा काम चलता रहेगा। तो ये क्या करते हैं? ये कॉपी नहीं रखते, ठीक है, ये स्नैपशॉट्स बनाते हैं। अब ये अजीब सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज का काम और कल का काम, हम किसी भी डेट का काम, हम जैसे आज मैं काम कर रहा हूं, एक हफ्ते मैंने काम किया और आपने कहा एक हफ्ते बाद बोला यार समझ मेरा पुराना वाला ही सही था, तो मैं पुराने वाले वर्जन पे चला जाऊंगा। जितनी भी चेंजेस मैंने उस कोड में की होंगी वो सारी गायब हो जाएंगी और पुराना वाला वर्जन जो है वो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। नया वाला जाया नहीं होगा, वो भी होगा, उसके आगे से फिर दोबारा आप काम शुरू कर देंगे। तो देयर आर मैनी 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 एडवांटेजेस। सारा गिट एक साथ नहीं पढ़ सकते, कम से कम आप हर क्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा गिट सीखेंगे तो 3-4 महीने हमें लगेंगे गिट सीखने में, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, ठीक है। एक
अगर एक साथ आप सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें एक साथ प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगी, वो आप भूल जाएंगे। तो अभी आप अगली क्लास में जब आएंगे तो सबके पास अपना गिटहब का अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। गिटहब, दो चीजें, एक गिट है और एक गिटहब है। आपने गिटहब का अकाउंट भी बना लेना है और गिट अपने सिस्टम में डाउनलोड भी कर लेना है, ठीक है। जब आप गिट लिखेंगे डाउनलोड तो आपका इस तरह से आ रहा होगा, गिट बैश UICMD। और आप अगर ब्राउजर पे जाके लिखेंगे गिट डाउनलोड, तो गिट डाउनलोड में आप यहां पर क्लिक करेंगे फॉर विंडोज और डबल क्लिक करके बस इंस्टॉल कर लेंगे। एंड देन इंस्टॉल होने के बाद आप यहां पर आकर सिर्फ क्या लिखेंगे गिट। अगर ये सब चीजें आपके पास आ रही हैं तो इसका मतलब इंस्टॉल हो गया, आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल हो गया है और ऑनलाइन जाके आपने यहाँ पर क्या कर लिया है, साइन अप भी कर लिया। ये दो काम करके आप आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अगली क्लास में हम आखिरी 10-15 मिनट में जो है हमने जितना काम किया होगा वो हम गिट पे डालेंगे और सीखेंगे क्या क्या कमांड्स हैं, ठीक है। 3-3 4-4 कमांड्स हम रोजाना सीखेंगे ताकि वो सारी प्रैक्टिस में आती रहे। ठीक हो गया, ओके।